हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला पार्ट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहले के एमसीक्यूज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटोकॉल जो टेबल यूज में लेता है, प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम अ टेबल, मतलब ऐसा प्रोटोकॉल जो अपना कॉन्फ़िगरेशन डिटेल जो है वो एक टेबल के अंदर होल्ड करके रखता है। अच्छा, अगर ऐसे प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो बीजीपी जो है ये है आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो राउटिंग एल्गोरिथम के अंदर आता है। बूट पी जो है ये है आपका बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका एफ टी पी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफ टी पी तो होगा ही नहीं, कंफर्म नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो बूट पी और बीजीपी की अगर हम बात करें तो राउटिंग से रिलेटेड है। बूट पी की अगर हम बात करें तो बूट पी टेबल मेंटेन करके चलता है। टेबल किस चीज़ की, इसका काम क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कराता है। आईपी एड्रेस असाइन कराने के लिए एक और प्रोटोकॉल यहाँ पे पूछा जा सकता है, वो है डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, ये वाला जो है ये भी ऑटोमेटिकली आपके आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टेबल को यूज़ में लेता है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा बूट पी। अगर बूट पी नहीं होता, डीएचसीपी यहाँ दिया हुआ होता तो आपका आंसर डीएचसीपी होता। ये चीज़ याद रखिएगा कि डीएचसीपी जो है ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है आईपी एड्रेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आपसे पूछा गया द लॉस ऑफ सिग्नल एनर्जी ड्यू टू रजिस्टेंस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड। मीडियम के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से जो आपका सिग्नल लॉस होगा, सिग्नल के अंदर जो एनर्जी लॉस होगा, उस चीज़ को बोला क्या जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये नेटवर्किंग के अंदर होता है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। सिंक्रोनाइजेशन देखें तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन किस चीज़ का होता है, डेटा का या फिर किसी प्रोसेस का। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस जो होगा किसी मीडियम में एनर्जी लॉस अगर हो तो इस चीज़ को कहा जाता है अटेन्यूएशन। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कम है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट इसमें थोड़ा सा आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा, ये अटेन्यूएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीयर टू पीयर कौन से कम्युनिकेशन मॉडल है। पीयर टू पीयर की अगर हम बात करें तो इसको पॉइंट टू पॉइंट के नाम से भी कई बार जाना जाता है। पी टू पी कहीं लिखा देखते हैं हम लोग तो इसको पॉइंट टू पॉइंट भी बोल देते हैं। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पहला ऑप्शन आपको दिया सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंट्रलाइज के अंदर एक सिंगल डेटाबेस होता है हमेशा। डिसेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज होगा क्या? डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम होते हैं जिसमें दोनों के पास सेम कैपेबिलिटी हो। और पीयर टू पीयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर वन कंप्यूटर टू अगर एग्जाम्पल लें तो दोनों के पास सेम कैपेबिलिटीज रहती है। क्लाइंट सर्वर की अगर हम बात करें तो क्लाइंट सर्वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो सर्वर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। क्लाइंट की अगर हम बात करें तो क्लाइंट छोटे छोटे काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका? डिसेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट अगर देखें तो आपसे पूछा गया है कि लूपबैक एड्रेस क्या होगा। पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस हुआ है कि लूपबैक एड्रेस क्या होता है। लूपबैक एड्रेस वो वाला एड्रेस है जिसको हम सिंपल आईपी एड्रेसिंग के लिए यूज में नहीं ले सकते। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 127.0.0.1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आरटीएसपी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये एब्रिवेशन से है क्वेश्चन, एब्रिवेशन देख लीजिएगा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी एब्रिवेशन देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आरटीएसपी की अगर आप बात करें तो आरटीएसपी एक प्रोटोकॉल है जो स्ट्रीमिंग के लिए यूज में लिया जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग जितनी भी होती हैं इनके लिए आरटीएसपी यूज में लिया जाता है। तो ये क्या होगा? रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो सिस्टम कॉल को नॉन सिस्टम कॉल यानी कि ब्लॉक करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, कि एक ब्लॉक सिस्टम कॉल को एक नॉट ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल में कन्वर्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेगमेंट्स बनाने से रिलेटेड बात है तो ये नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन ये वापस से नेटवर्किंग का पार्ट आ गया। आपसे पूछा गया है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल होते कहाँ पे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। अच्छा, सिस्टम कॉल की अगर बात करें तो सिस्टम कॉल क्या होता है? प्रोसेस जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कम्युनिकेट करना चाहे तो जो कॉल जनरेट होगा वो होगा आपका सिस्टम कॉल।
प्रोसेस टू प्रोसेस कॉल भी सिस्टम कॉल कहला सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोसेस कॉल भी कहला सकता है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रोसेस भी आपका सिस्टम कॉल कहला सकता है। यहाँ का आंसर होगा आपका जैकेटिंग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कमांड लाइन इंटरप्रेटर लिनक्स के अंदर जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो कमांड लाइन इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो ये आपको पता होगा, कर्नल की अगर हम बात करें ये हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। फोर्क की अगर हम बात करें, फोर्क पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज में लिया जाता है। एक फंक्शन है जो प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज में लिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा शेल। शेल जो होता है आपका, ये जनरली यूज में लिया जाता है कमांड लाइन इंटरप्रेटर के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच इज टाइप ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का टाइप इनमें से कौन सा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये डीबीएमएस का पार्ट है। क्वेरी लैंग्वेज ये भी डीबीएमएस का पार्ट है। रिपोर्ट राइटर ये भी डीबीएमएस का पार्ट है। मतलब ये तीनों के तीनों। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये डीबीएमएस से रिलेटेड है। टेबल के रिगार्डिंग ये पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा डेटा हियरार्ची का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू होती है बिट। बिट वाली वैल्यू अगर हम इस पे चेक करें तो यहाँ पे 2 वैल्यू आपको मिलती है बिट वाली। बिट के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आती है वो होता है आपका बाइट। बाइट दोनों में ही है। नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिट, बाइट, उसके बाद में क्या आएगा हमेशा, फील्ड। तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, बी। फील्ड के बाद रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल, उसके बाद में डेटाबेस। इस क्वेश्चन को अच्छे देख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अगर देखें तो आपसे पूछा गया है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन सा है जो किसी टेबल की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए आपको अलाउ कर देगा। मतलब कि आप अगर टेबल की डेफिनेशन चेंज करना चाहें तो कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज में लेंगे। तो इसका अगर आंसर हम देखें तो इसका आंसर डायरेक्टली निकल के आता है अल्टर। अल्टर जो है ये जनरली ऐड के लिए, डिलीट के लिए, मॉडिफाई के लिए यूज में लिया जाता है। डिलीट या मॉडिफाई के लिए यूज में लिया जाता है। किसके लिए, टेबल के लिए। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्री ऑर्डर। ये डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। प्री ऑर्डर जो है ये ट्रेवल्सल की टेक्निक है। अच्छा, ये प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल जो किया जाता है ये किसके अंदर किया जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएफएस एंड डीएफएस, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये प्री ऑर्डर जो है ये डीएफएस के अंदर किया जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे कि आप एक क्यू बना सके एन साइज की, एन साइज के कितने स्टैक हो आपके पास में कि आप एक एन साइज की क्यू बना सके। तो इस चीज को डायरेक्ट याद रखिएगा कि आपके पास 2 स्टैक तो होने ही चाहिए एन नंबर के, ताकि आप एन नंबर की क्यू बना सके। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि डर्टी बिट जो होती है वो किस चीज को शो करती है। डर्टी बिट की अगर हम बात करें तो डर्टी बिट आपका जो है ये पेजिंग से रिलेटेड है। पेज के अंदर जैसे मान के चलें कि आपका जो पेज था, अच्छा इसका आंसर अगर हम देखें कि पेज विद करप्ट डेटा नहीं होगा। रॉन्ग पेज इन मेमोरी ये भी नहीं होगा। अच्छा, पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इन कैश मेमोरी, यही आपका डर्टी बिट कहलाता है। अच्छा, होता क्या है कि कैश मेमोरी के अंदर जो पेजेस लोड किए जाते हैं, पेज मान लीजिए लोड हो चुका है कैश मेमोरी के अंदर, लोड होने के बाद में उस पेज के अंदर मॉडिफिकेशंस कर दिए गए, उस पेज के एड्रेस में या पेज के डेटा में मॉडिफिकेशंस कर दिए गए। अब कैश मेमोरी क्या करेगी, सर्च करेगी तो पुराने वाले पेज को ही करेगी, लेकिन आपने उसमें चेंजेस कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, डर्टी बिट्स। इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि मैकिंतोश कंप्यूटर यूज करता है, इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैकिंतोश कंप्यूटर यूज करता है। अच्छा, ये सारे के सारे जो है तीनों के तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सिस्टम 7.0 की अगर हम बात करें तो ये मैक ओएस में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें AUX जो है ये, इसमें पहला वाला पार्ट ए जो है ये है एप्पल के लिए, UX जो है ये वाला पार्ट है यूनिक्स के लिए। अच्छा, ये बेसिकली यूज में लिया जाता है आपका GUI के लिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। ये पहले यूज में लिया जाता था लेकिन अभी इसको क्या है, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो है जिनिक्स की अगर हम बात करें तो ये यूनिक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, लेकिन विंडोज़ ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको यूज में ले लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज कर लिया है। कब लिया है इसने खुद के अंदर लाइसेंस में, कब लिया है इसने, लिया है 1970 में।
अच्छा, ये पूछा जा सकता है जिनिक्स, जिनिक्स पहले था यूनिक्स बेस्ड, अब इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अंडर लाइसेंस में ले लिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकिंटोश कंप्यूटर क्या यूज में लेता है, तो आपका मैकिंटोश कंप्यूटर यूज में लेता है AUX। सिस्टम 7.0 जो है ये तो मैक ओएस खुद ही है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अभी लेटेस्ट मैक ओएस का नाम क्या है, पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट, अभी जो सबसे लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सिएरा, SIERRA। और ये वर्जन कौन सा है, ये वर्जन है 10.12। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच प्रोसेस इज नॉन फॉर इनिशियलाइजिंग ए माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चीज को अच्छे से समझिएगा, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि इनिशियलाइज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी प्रोसेस यूज में ली जाएगी। प्रोसेस जो है वो हमेशा बूटिंग ही रहेगी। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जा रहा है या कंप्यूटर को पावर ऑन किया जा रहा है, तब हम इन दोनों प्रोसेस में से डिसाइड कर सकते थे। बूटिंग का अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पे से पूछे जा सकते हैं, बूटिंग के टाइप्स वगैरह, तो आप इसको देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी इज रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी नहीं होगा, वर्चुअल रियलिटी डायरेक्ट अलग कंसेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी अलग कंसेप्ट है। वर्क्स एज रोम, रोम की तरह तो काम कर ही नहीं सकती, तो ये भी नहीं होगा। वर्क्स एज रैम, हाँ ये वाला पार्ट सही है। वर्चुअल मेमोरी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये होती क्या है, तो वर्चुअल मेमोरी की अगर हम बात करें तो जैसे एक एग्जांपल लेके चलें कि एक गेम है जो आप प्ले करना चाहते हैं, मगर उस गेम की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में 2 GB की रैम होनी चाहिए, लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर ये 2 GB की रैम नहीं है। अब अगर आप इस गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो लॉजिकली तो ये गेम चलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 GB। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद ये गेम चलना शुरू हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 1 GB की तो हमारी रैम थी। 1 GB जो होगा आपका, 1 GB आपका जो हार्ड डिस्क स्पेस होगा उसको एज ए रैम, प्राइमरी मेमोरी यूज में ले लिया जाता है। जैसे ही ये 1 GB जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करना स्टार्ट किया, यही चीज़ कहलाती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्चुअल मेमोरी जो है वो रैम की तरह काम करती है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ। रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस की अगर हम बात करें तो रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस में हमेशा बैच प्रोसेसिंग यूज में ली जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमेशा बैच प्रोसेसिंग इसमें यूज में ली जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज अ पेज फॉल्ट। अच्छा, पेज फॉल्ट की अगर हम बात करें तो पेज फॉल्ट अकर कब होता है कि जब आपका कोई पेज है, आप उस पेज को सर्च कर रहे हैं, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन से रिलेटेड है ये, कि उस पेज को सर्च किया जा रहा है लेकिन वो पेज वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि पेज फॉल्ट अकर होगा। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या कि पेज जो था वो मेमोरी में करंट में नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, इज एन एक्सेस टू ए पेज नॉट करंटली इन मेमोरी। मतलब उस पेज को आपने डिलीट कर दिया है। पेज क्या होता है, एक रेफरेंस होता है किसी दूसरे डेटा का। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ILP32। अच्छा, यहाँ पे ILP32 जो है इसमें I फॉर इंटीजर है, L फॉर लॉन्ग है, P फॉर पॉइंटर है, 32 आपकी बिट्स हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इंट 32 बिट लॉन्ग, इंट, फिर उसके बाद में ये तो आपका हो जाएगा इंटीजर, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग, ये हो जाएगा आपका पॉइंटर, तो इसका आंसर आपके पास क्या निकल के आएगा, 32 बिट इंटीजर, लॉन्ग एंड पॉइंटर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि LP64 ये क्या होगा, तो LP64 की अगर हम बात करें तो इसमें इंटीजर जो है ये तो 32 बिट का ही होगा, लेकिन लॉन्ग और पॉइंटर जो है ये 64 बिट के होंगे। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें कि सिस्टम कॉल जो है यूनिक्स में वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो यूनिक्स जो है ये ज़्यादातर सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखी गई थी, तो इसके सिस्टम कॉल्स जो है वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सी लिनक्स कमांड है जो मॉडिफिकेशन, मतलब टाइम स्टैम्प जो है किसी भी फाइल का उसको मॉडिफाई करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए यूज में ली जाती है। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किसी भी फाइल का अगर टाइम स्टैम्प अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो उसके लिए हमेशा टच कमांड को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हाई पेजिंग रेट में कोज।
अच्छा, पेजिंग रेट अगर बढ़ जाए तो पेजिंग रेट अगर बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि आपके इनपुट आउटपुट की रेट भी बढ़ जाएगी। पेजिंग के अंदर होता क्या है, रेफरेंस नंबर्स ही तो होते हैं, तो अगर वो रेफरेंस नंबर्स की रेट अगर बढ़ जाए, वो रेंज जो आपकी पेजिंग रेट है वो हाई हो जाए, तो इनपुट आउटपुट जो उससे कनेक्टेड हैं वो भी आपकी रेट जो होगी वो हाई हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका, हाई इनपुट आउटपुट रेट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बेलेडी एनोमली अकर्स इन। बेलेडी एनोमली की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका पेज फॉल्ट से रिलेटेड। पेज फॉल्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। पेज फॉल्ट क्या होता है कि आपने कोई पेज सर्च करना चाहा, वो पेज मिल नहीं पा रहा है, तो पेज फॉल्ट अगर हुआ। पेज फॉल्ट जो है आपका ये कहाँ, कौन से वाले इसमें एल्गोरिथम के अंदर आता है, बेलेडी। तो ये आपसे पूछा गया है कि कौन सी इस एल्गोरिथम में बेलेडी यूज में आएगा। ये सारे के सारे जो हैं ये जनरली आपके पेज फॉल्ट से रिलेटेड है। तो इसमें जो आंसर है आपका वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, इसके अंदर बेलेडी एनोमली अकर होती है। एनोमली का मतलब होता है प्रॉब्लम, बेलेडी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हब इज अ टर्म यूज्ड विद। हब की अगर हम बात करें तो ये अनसिक्योर्ड होता है, ये सिक्योरिटी आपको नहीं प्रोवाइड कराता, अनसिक्योर्ड होता है। तो हब आपका यूज में लिया जाता है स्टार नेटवर्क के अंदर, जहाँ पे अगर आप देखें तो बीच में एक हब होता है, उससे काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो आपका जो स्टार होगा वहाँ पे हब यूज में जनरली लिया जाता है। ये स्टार रिंग ये जो दिए हुए हैं ये टोपोलॉजी है, राउटर ब्रिज ये डिवाइसेज है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग। नेटवर्क हैं जो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, उनको किस टेक्नोलॉजी से या फिर किस चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अलग अलग टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाले नेटवर्क्स राउटर से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ राउटर नहीं दिया होता तो यहाँ पे आपके पास में आंसर होता है गेटवे। तो आप गेटवे को आंसर बना सकते थे, क्योंकि गेटवे जो होता है वो भी डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करने का काम करता है। ब्रिज जो होता है ये सेम प्रोटोकॉल पे काम करता है। स्विच जो होता है ये एक ही नेटवर्क में काम करेगा। पैकेट जो डेटा ट्रेवल करता है उनको बोला जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निक्षत्र बैंकिंग एल्गोरिथम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब निक्षत्र जो बैंकिंग एल्गोरिथम है वो किस चीज़ की एल्गोरिथम है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करती है। तो आप लोग अगर इसको पढ़ा होगा तो पता होगा कि डेडलॉक प्रिवेंशन करके एक चीज़ होती है जिसको ये प्रिवेंट करने का काम करती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आएगा, डेडलॉक प्रिवेंशन या फिर डेडलॉक अवॉइडेंस। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सी लैंग्वेज इज। सी लैंग्वेज क्या है, किस टाइप की लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, रेगुलर लैंग्वेज है, नन ऑफ द अबव है। तो सी की अगर हम बात करें तो सी एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज जो है आपकी ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपसे ग्रामर पूछ लिया जाता है कि इसकी ग्रामर कौन सी है, तो इसकी ग्रामर होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच डिवाइस ऑपरेट एन इंटरनेट लेयर ऑन टीसीपी आईपी मॉडल। मतलब इंटरनेट लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है आपकी टीसीपी आईपी मॉडल में। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें तो कौन सी डिवाइस आपकी निकल के आएगी, राउटर्स जो होते हैं आपके ये इंटरनेट लेयर पे काम करते हैं। और अगर ओएसआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता तो ओएसआई में राउटर कौन सी लेयर पे काम करते हैं आपके, नेटवर्क लेयर पे। तो आपका आंसर तब क्या हो जाता है, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ जॉब क्यू इज कॉल्ड। अच्छा, जॉब से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब जॉब जो है आपके क्रिएट करने हैं तो इसके लिए जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है उसको कहा जाता है स्पूलर। इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। ड्राइव सिंपल हार्ड डिस्क ड्राइव को बोला जाता है। लिंकेज एडिटर भी नहीं होगा, तो आंसर क्या है आपका, स्पूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टेट्स कैन अ प्रोसेस बी इन। अच्छा, प्रोसेस का जो डिटेल लेक्चर था, डिटेल वीडियो था, वो आप चेक कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस के बारे में बताया गया है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, वर्किंग क्या होती है प्रोसेस की। तो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस की जनरल स्टेज होती है 5 स्टेज कौन सी होगी, सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट होती है मतलब न्यू। उसके बाद में प्रोसेस रेडी रहती है अपने को प्रोसेसर मिलने के लिए, तो यहाँ पे सेकंड स्टेज होती है रेडी। थर्ड आ जाती है आपकी रनिंग स्टेट। उसके बाद में आ जाती है वेटिंग स्टेट, और लास्ट में आती है आपकी एग्जीक्यूशन स्टेट। तो ये 5 स्टेट हैं आपकी, इनको याद रखिएगा अच्छे से। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि इनमें से कौन सी प्रोसेस की स्टेट नहीं है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
ये वाला जो चैप्टर था, ये वाला जो वीडियो था, ये बेसिकली बनाया गया था इन एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट वाला वीडियोस भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू।